हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। और ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आज हमें समझ में आ गया तो हमारे लिए सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है बहुत ही इजी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम जो नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट सेल उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जो एटम्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस किए हुए हैं, चाहे वो परमिटिव यूनिट सेल है, चाहे वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो। तो उन यूनिट सेल्स में जो एटम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस होते हैं, जिनको हम लैटिस पॉइंट भी कह देते हैं। तो उन लैटिस पॉइंट पे जो एटम्स हैं उनकी उस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं एक परमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, परमिटिव यूनिट सेल जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वो यूनिट सेल जिनमें एटम्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। दैट मीन्स जो एटम्स जो है अगर कॉर्नर्स पे पड़े हैं, किसी और जगह पे नहीं होते, तो उस यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह देते हैं। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और एटम्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं, इसीलिए हमने इसे प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह दिया। अब बात आती है कि जो ये यूनिट सेल पे हमारे पास जो एटम्स पड़े हुए हैं कॉर्नर पे, तो उन एटम्स की इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी। अब देखने को तो ऐसे ही लगता है ना कि एक यूनिट सेल में हमारे पास जो 8 एटम्स हैं, 8 कॉर्नर्स को जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इस यूनिट सेल में हमारे पास टोटल 8 एटम्स होंगे, बट ऐसा नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एटम्स पड़े हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ज्योमेट्री को बता रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ लैटिस पॉइंट्स को दर्शाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो इनकी कंट्रीब्यूशन है वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं कि एक जो ये यूनिट सेल है क्यूबिक, अब ऐसा ही यूनिट सेल एक और हमारे पास जो है इसके लेफ्ट साइड पे पड़ा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से, तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट सेल और होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स दो यूनिट सेल का जो कॉर्नर है वो ये कॉमन हो गया। ठीक है, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट द कंप्लीट क्यूब। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो दो हमारे पास यूनिट सेल जो है, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर जो है सेम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, उनका कॉमन जो कॉमन कॉर्नर है यहाँ पे, बट ये सिर्फ दो यूनिट सेल का ही कॉर्नर नहीं है। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फ्रंट साइड पे भी एक हमारे पास यूनिट सेल और हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एक यूनिट सेल और होगा। ठीक है, तो अगर हम उन सभी की यूनिट सेल्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये जो कॉर्नर है सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट सेल का कॉर्नर नहीं है, ये बाकी यूनिट सेल्स का भी कॉर्नर है। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको अगर आगे को एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास एक और यूनिट सेल बनकर सामने आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से ही अब अगर हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखें कि ये जो यहाँ पे कॉर्नर था वो एक इस यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल, ये चारों का यहाँ पे कॉमन आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसी तरह से जो ये 4 यूनिट सेल नीचे की तरफ पड़े हुए हैं, अगर ऐसे ही 4 यूनिट सेल हम इनके ऊपर रख देते हैं, तो ये जो कॉर्नर है, ये जो एटम है, उन 8 यूनिट सेल्स का जो है एक कॉमन एटम बन जाता है। इसी तरह से जो सभी एटम्स हैं जो सभी कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं, ये सभी 8 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि इन सभी को मैं और क्लियरली यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ये जो हमारे पास क्यूब पड़ा हुआ है, जिसको हमने 1 नंबर दिया हुआ है, ये एक यूनिट सेल है। इसके पीछे हमारे पास एक दूसरा यूनिट सेल है जिसको हमने नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से हमने थर्ड यूनिट सेल जो है उसके बगल में रख दिया है, और फोर्थ यूनिट सेल जो है हमने उसके फ्रंट पे जो कि ए के बगल में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ही 4 यूनिट सेल जो है मिलकर हमारे पास एक कॉमन कॉर्नर को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और इसी तरह से ही 4 यूनिट सेल जो है हमने ऊपर रखे हुए हैं, उनका भी एक कॉमन कॉर्नर वही बन जाता है। और उस कॉर्नर पे हमारे पास जो एटम है वो ए यूनिट सेल में, ठीक है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट मीन्स कि एक जो एटम होगा जो कॉर्नर पे पड़ा होगा वो 8 यूनिट सेल्स में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो एक सेल में कितनी इसकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, दैट वुड बी दी 1/8। सो हम कह सकते हैं कि जो एटम जो कॉर्नर पे होता है उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो कितनी होती है, 1/8 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एटम जो है कॉर्नर पे तो है ही है, उसके अलावा अगर वो किसी और प्लेस पे हो, मींस अगर फेस के सेंटर में पड़ा हो,
तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा उस यूनिट सेल में, और अगर बॉडी में पड़ा हो तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। इसके जो फेस के सेंटर में जो है हमारे पास एक एटम पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने जो कॉर्नर पे एटम्स हैं वो यहाँ पे शो नहीं किए हैं, क्योंकि अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि जो फेस के सेंटर में जो एटम पड़ा होगा उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे जो ये वाला फेस है, ये सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट सेल का ही फेस नहीं है, साथ वाले जो बगल वाले यूनिट सेल है जिसको हमने नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया है, उसका भी एक कॉमन फेस है। तो इसलिए जो भी वहाँ पे एटम होगा वो उन दोनों का कॉमन एटम होगा। ठीक है, तो अगर एक एटम वहाँ पे है तो उसकी एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो भी एटम जो है फेस के सेंटर में होगा तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी दी 1/2। बट बात आती है कि अगर वो एटम फेस में ना होके बॉडी के सेंटर में आ जाए, किसी यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में कोई एटम होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसी ही यूनिट सेल का पार्ट होता है। अब यहाँ पे भी हमने जो एटम जो कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे शो नहीं किया। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी सेंटर हमारे पास यूनिट सेल होता है, वहाँ पे एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं और दूसरा उसकी बॉडी के सेंटर में होता है। यहाँ पे हमने जो है एटम जो है सिर्फ और सिर्फ बॉडी के सेंटर में शो किया है। अब जो ये एटम है वो किसी दूसरे यूनिट सेल से के साथ जो है वो शेयर नहीं होगा, ना ही ये पीछे वाले यूनिट सेल के साथ, ना ही आगे वाले, ना ही लेफ्ट साइड और राइट साइड, और ना ही अपर और लोअर, किसी भी यूनिट सेल के साथ ये शेयर नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसी यूनिट सेल का पार्ट है। ठीक है, तो अगर कोई एटम किसी एक यूनिट सेल के बॉडी में पड़ा है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो उसी का भी पार्ट है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितनी हो जाएगी, पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन उसकी ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बॉडी के सेंटर में जो कोई एटम पड़ा हुआ है तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई यूनिट सेल है, परमिटिव यूनिट सेल है या फिर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक एटम दिखाया है जिसकी हमने कंट्रीब्यूशन देखी कितनी है, 1/8 है, और यहाँ पे भी हमने एक ही यूनिट सेल और एक ही एटम की बात की है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, 1/2, और बॉडी के अंदर भी हमारे पास क्या है, एक ही एटम है। ठीक है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1 है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ एटम जो है किसी एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक यूनिट सेल लिया है जिसके हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं, तो और वहाँ पे 8 जो लैटिस पॉइंट हैं, उनके लैटिस पॉइंट पे हमने एक एक एटम को रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बीच में बॉन्ड जो दिखाई दे रही है हमें, ये यहाँ पे हमारी इमेजिनरी बॉन्ड होती है। ठीक है, एक्चुअल में ये बॉन्ड वहाँ पे दिखाई नहीं देती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसकी जो यूनिट सेल की ज्योमेट्री है वो क्या है, इसीलिए हमने इसको बनाई हुई है। अगर हम इन बॉन्ड्स को खत्म कर दें तो एक्चुअल में ये क्या होंगे, एटम एक दूसरे के बहुत क्लोज पड़े होंगे और जो ये स्पेस है इनको फिल अप हो जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि एटम्स कितने क्लोज एक दूसरे के पड़े होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके सेंटर से दूसरे के सेंटर से हम क्या करें, अगर एक बॉन्ड ड्रॉ कर दें, ठीक है, और पीछे तक भी ले जाएं, और अगर हम इन सभी एटम्स की जो सेंटर्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। इसीलिए हमने इनको क्या बोला है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोला हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंटर से हमने सेंटर को मैच किया है तो हमें यहाँ पर क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, अगर हम देखें कि ये जो एटम है फर्दर, हमने जैसे पहले बताया था कि ये फर्दर साइड वाले जो है, ऊपर वाले, नीचे वाले, आगे वाले, पीछे वाले सभी जो यूनिट सेल्स होंगे उनमें ये एटम क्या करेगा, अपनी अपनी हिस्सेदारी देगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो एक यूनिट सेल में इसकी जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/8 आ रही है। इसीलिए हमने यहाँ पे और भी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इनकी जो 1/8 कंट्रीब्यूशन दिखाई हुई है इस क्यूब के अंदर, वो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि किस तरह से ये 1/8 जो है एक एटम एक यूनिट सेल में अपनी कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो ये जो एक पार्ट है दैट इज 1/8, दूसरा जो ये पार्ट है दैट इज आल्सो 1/8, इसी तरह से जो पीछे वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है दैट इज आल्सो 1/8, और ये भी क्या है, 1/8 है। ठीक है, अगर हम 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, जो कि नीचे वाले जो चार एटम हमें दिखाई दे रहे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन 1/8 आ रही है, उनको अगर हम टोटल करें तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट वुड बी दी 1/2। ठीक है, इसी तरह से जो चार हमारे पास एटम ऊपर दिखाई दे रहे हैं जो कि 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसी यूनिट सेल में, तो उनकी भी कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितनी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि किसी तरह से हम जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं उनमें हम जो एटम्स हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, वो
एक यूनिट सेल में टोटल कितनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दैट मीन्स कि एक यूनिट सेल में एक ही एटम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। देखने को तो यहाँ पे 8 एटम्स लग रहे हैं हमें, बट वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस यूनिट सेल में, दैट इज 1/8। और कितने कॉर्नर्स हमारे पास, टोटल 8 कॉर्नर्स। तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि एक एटम की जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 1/8 और टोटल एटम्स वी हैव इन ऑल कॉर्नर्स दैट इज 8। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 एटम यहाँ पे हमारे पास यूनिट सेल में हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरफ। ठीक है, तो ये है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की स्ट्रक्चर। तो इसमें भी हमने क्या दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो एटम्स हैं वो क्या है, कॉर्नर पे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास एक एटम जो है बॉडी के सेंटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो एटम्स कॉर्नर्स पे होते हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक है, जो यहाँ पे हमने शो की हुई है। और जो एटम जो बॉडी के सेंटर में होता है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, दैट इज 1। क्यों 1 होती है, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो एटम है वो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है। अब जो कॉर्नर्स पे है वो तो शेयर हो रहे हैं। ठीक है, साथ वाले जो यूनिट सेल्स हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले, आगे वाले, पीछे वाले, सभी यूनिट सेल के साथ वो अपने आप की जो है शेयरिंग कर रहे हैं, अपने अपने आप की शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, बट जो बॉडी के सेंटर में है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो एटम्स हैं, ठीक है, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स में कितने होंगे, जिसको हम बीसीसी यूनिट सेल भी लिख देते हैं। तो वो होंगे हमारे पास द नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर्स। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन होगी कॉर्नर्स के एटम्स की, प्लस द नंबर ऑफ एटम्स एट द बॉडी सेंटर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स एट द सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉडी। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर्स पे कितने हैं हमारे पास, 8। और एक एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी थी, 1/8, प्लस नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास बॉडी में कितने हैं, 1, और उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा यूनिट सेल है जिसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कह देते हैं, अगर वहां पे हमारे पास एटम्स क्या हो, कॉर्नर्स पे भी हैं और बॉडी के सेंटर में भी हैं, तो उस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, दैट विल बी 2। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरफ। ठीक है, अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास जो एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं, दूसरा हर फेस के सेंटर में होते हैं। अब एक क्यूब के हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास जो एटम्स होंगे वो तो 8 कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा जो 6 फेसेस हैं उनके सेंटर में भी होंगे। अभी हमने डिस्कस किया था इस डायग्राम में कि जो एटम क्या होता है, फेस के सेंटर में पड़ा होता है, वो क्या करता है, एक यूनिट सेल में अपनी हाफ कंट्रीब्यूशन देता है। क्यों, क्योंकि उसका जो फेस होता है वो कॉमन होता है दूसरे यूनिट सेल का, और अगर वहां पे जो कोई एटम होगा वो क्या करेगा, दूसरे यूनिट सेल में भी अपनी कंट्रीब्यूशन देगा ही देगा। तो वो दोनों यूनिट सेल में अपनी हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन दे रहा है। दैट मीन्स एक यूनिट सेल में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। ओके, और हमारे पास यहाँ पे 6 फेसेस हैं, तो हर जो एटम हर फेस पे जो पड़ा हुआ है सेंटर पे, तो वो क्या कर रहा है, एक दूसरे यूनिट सेल के साथ अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। दैट मीन्स एक यूनिट सेल के 6 फेसेस में हमारे पास हाफ हाफ एटम की कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं टोटल एटम्स कितने होंगे हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो कितने होंगे, दैट विल बी ड्यू टू द नंबर ऑफ एटम्स at the corners and the number of atoms at the faces, or you can say the contribution of the atoms at the corners plus the contribution of the atoms present at the faces। ठीक है, तो corners, ठीक है, प्लस faces की कंट्रीब्यूशन होगी हमारे पास। ओके, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी जैसे हमने पीछे बॉडी सेंटर में कैलकुलेट किया था। तो कॉर्नर्स पे हमारे पास कितने एटम्स हैं, टोटल 8। तो हर एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, 1/8, प्लस कितने फेस पे हमारे पास एटम्स हैं, टोटल 6, टोटल 6 फेसेस हैं तो 6 एटम्स होंगे, और उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, 1/2। तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, 1, प्लस 6 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 3, एंड दैट इज इक्वल टू 4। सो
जब कभी भी आपको पूछा जाए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो हमेशा याद रखना कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह देते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। हमेशा इनको याद रखिएगा, ठीक है। अपनी नोटबुक पे इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में आपको काम आएगा जब भी आप कभी कोई टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करोगे या कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप इसमें सॉल्व करोगे, तो आपको वहां पे इनको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखिए, जब भी हमारे पास कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स वहां पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। और अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी कह देते हैं, उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। इनको कभी कंफ्यूज नहीं करना है आपने कि हमारे पास अगर 8 कॉर्नर्स है तो टोटल 8 एटम्स होंगे, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि वो फर्दर 8 यूनिट्स के सेल के साथ अपने आप को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द डी, आर एंड ए। तो डी क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ एटम एंड ए इज द एज लेंथ। दैट मीन्स किसी क्यूब की जो लेंथ है, जिसको हम एजेस भी कह देते हैं, ठीक है, वो उसका हमने डायमेंशन लिया है कि उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ एटम एंड द एज लेंथ फॉर द प्योर एलिमेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम ये एटम ले लेते हैं, इसको हम ए लिख देते हैं। ये एटम हम एक बी ले लेते हैं, जिसको हम बी लिख लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो जो एज है उसको हमने उसकी लेंथ को मेंशन कर दिया यहाँ पे ए, ठीक है। और सिंपल क्यूबिक जो अरेंजमेंट है उसमें एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। वो कॉर्नर पे जो एटम होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको दिखाया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है जो बिटवीन द टू नेबर्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो डी है, डी विल बी इक्वल टू ए बी। दैट मीन्स ए एटम के सेंटर से, ठीक है, और बी एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द डी, ठीक है। और ये एटम्स क्या है, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज पड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, वो टोटल डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एटम्स क्या है, बहुत क्लोज पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब ये एटम क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है, और ये एटम क्या है, हमारे पास बी है, ठीक। इन दोनों के बीच की जो लेंथ है हमारे पास दैट इज नोन एज द एज लेंथ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज हमारे पास टोटल डी आ जाएगा, ओके। और ये हमारे पास क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ एन एटम, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि D इज इक्वल टू ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू ए है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया कि D और A जो है इक्वल है, ठीक है। अगर हमें ए पता हो, दैट मीन्स एज लेंथ पता हो, तो हम कह सकते हैं कि दो एटम्स का जो डिस्टेंस है, दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डी है, जो कि ए के बराबर है। और व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम, इस केस में जो हमारे पास रेडियस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी द डी बाई टू, ठीक है। और वी कैन से दैट इज ए बाई टू। मीन्स अगर हमें तीनों में से कोई एक चीज पता हो तो हम दूसरी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर दूसरी पता लगी तो हम तीसरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी एटम का रेडियस पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में उन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बता सकते हैं। और वो जो एक यूनिट सेल बना रहा है, क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, तो उसकी जो एज है वो उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। अब क्यूबिक यूनिट सेल में जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है वो सेम होती है, तो हम उस क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम बता सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम उसका कितना है, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है, ठीक है। और अगर एज लेंथ क्या है, ए है, और क्यूब की सभी जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है वो सेम होती हैं, तो दैट विल बी ए इंटू ए, दैट विल बी दी ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें रेडियस पता है तो हम इजिली क्या है उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने शो किया है एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल,
ठीक है, तो इसमें जो एटम्स हैं हमारे पास जो कि कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं, अब ये दो एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे के नियरेस्ट नेबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेंटर में एटम हमारे पास आ गया फेस के सेंटर में, तो वो क्या करेगा, इन दो एटम्स को दूर कर देगा और हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो एटम ए है, ठीक है, और जो एटम बी है, वो क्या है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स नियरेस्ट नेबर नहीं है। अब नियरेस्ट नेबर कौन है? जो ये एटम जो है सेंटर में पड़ा हुआ है, जो कि फेस का सेंटर बनता है। अब ये देखिए फेस सेंटर कैसे बनता है, इसको हम अगर हम इनको जोड़ देते हैं, ठीक है, सेंटर्स को, ठीक है, एटम्स के सेंटर्स को, तो वहां पे हमारे पास ये एक क्या बन जाता है, फेस का सेंटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, वो नियरेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ हमने इस एटम को ए लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको बी लिखा है और यहाँ पे हमने इसको सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दैट विल बी दी डी एंड इट विल बी इक्वल टू ए सी बाई 2। ठीक है, अभी हम यहाँ से डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा और उसको हम अगर हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वहाँ पे जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ जाएगा। अब बात आती है ए सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब हमें ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ये ए बी सी ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है, दैट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले देंगे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जो है ए बी सी, तो यहाँ से हम ए सी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो ए सी स्क्वेयर है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो ए बी है वो कितना है, दैट इज एज, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट इज ए स्क्वेयर, और सिमिलरली बी सी भी क्या है, वो भी एज लेंथ है, तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 2a स्क्वेयर आ जाएगी, और ए सी क्या हो जाएगा, तो ए सी विल बी इक्वल टू रूट 2a आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें ए सी पता लग गया तो हम इजिली डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी क्या है, दैट इज ए सी बाई 2, विच मीन्स इट इज रूट 2a अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और वी कैन राइट इट इज a अपॉन रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम, तो रेडियस ऑफ एन एटम क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी बाई 2। ठीक है, क्योंकि दोनों एटम्स के हमारे पास सेम साइज के हैं, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो अगर हमारे पास डी है, तो उसका जो हाफ होगा दैट विल बी दी आर। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ए अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है हमारे पास, कि एटम कहाँ होता है, कॉर्नर पे, एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जो हमारे पास जो सेंटर में एटम है, बॉडी के सेंटर में, वो हमारे पास क्या होगा, नियरेस्ट नेबर एटम होगा। ठीक है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, क्योंकि अब हमें इन दोनों का जो साइज है वो तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए से डी का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसका फिर हम हाफ कर देंगे। अब हमें चाहिए ए डी, तो पहले हम लिखते हैं कि जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है डी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू ए डी बाई 2। अब अगर हमें ए डी चाहिए तो ए डी कहाँ से निकलेगा, तो ए डी को निकालने के लिए हमें एक ट्राइंगल ए सी डी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ए सी डी हम अगर ट्राइंगल लेंगे तो हमें सी डी की लेंथ तो पता है, दैट इज एज लेंथ, बट हमें ए सी नहीं पता, तो हमें पहले ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, तो जो हमारे पास ए सी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 2a square, and from that we can calculate the AC is equal to रूट 2a। और हमें तो यहाँ पे ए सी स्क्वेयर से भी काम चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी में। ठीक है, तो वहाँ पे जो ए डी है, ए डी स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ठीक है, तो ए सी स्क्वेयर हमने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो that is equal to 2a square plus what is ct square, that is a square, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a square, तो टोटल कितना हो गया, that is equal to 3a square, and from that we can calculate the value of ad, तो ad क्या हो जाएगा, रूट 3a। ठीक है, अब हमें ad मिल गया, तो हम d को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो d किसके बराबर होगा, that will be equal to रूट 3a अपॉन 2। ठीक है, अब d आ गया हमारे पास रूट 3 by 2a, तो what is the radius of an atom, तो what is r, r is always d by 2, so that will be equal to रूट 3 by
4a। ठीक है, तो इस तरीके से हम फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नियरेस्ट नेबर जो एटम्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका एच लेंथ के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से हम किसी भी एटम का जो है एज लेंथ के साथ भी रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो इसको लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।